हेलो नमस्ते, मेरा नाम है निधि नागौरी और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सीए इशिता से। इशिता को 2018 में आईसीएआई ने बेस्ट फीमेल कैंडिडेट का अवार्ड दिया था। उनका एआईआर था सिर्फ 4 और ये कहानी सुनने में तो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी साउंड करती है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके रूट्स कितने ऑर्डिनरी रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने हरियाणा में एसआरसीसी जाने के सपने देखे थे? जब उनके 12th के स्कोर्स कट ऑफ मीट नहीं कर पाए तो बुरा तो बहुत लगा उन्हें, बट निराश नहीं हुई वो अपनी जर्नी से। उन्होंने अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को चैनलाइज किया सीए करने में, और जो उन्होंने पहले सोचा था कि एसआरसीसी नहीं तो कुछ नहीं, उस बात पर भी उन्होंने अमल किया। सारे एनर्जीज को फोकस करके सीए इंटरमीडिएट में रैंक, प्रीमियर फर्म्स से आर्टिकलशिप और फाइनली सीए फाइनल्स में भी रैंक और बेस्ट लेडी कैंडिडेट का अवार्ड, ये सब कुछ मिला इशिता को। जब इशिता से मैंने बात करनी शुरू की थी तो मुझे उनके बारे में जो सबसे स्ट्राइकिंग चीज लगी थी वो यही था कि वो पहली रैंक होल्डर थी जो कह रही थी कि रैंक लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पास होने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जानिए एग्जाम टिप्स, इशिता की जर्नी, क्या कर सकते हैं हम ताकि हमारे स्कोर्स अच्छे हों सीए में, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है एट द मिनिमम ताकि हम अच्छे से अपने एग्जाम्स में परफॉर्म कर सके। बिफोर दैट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब सीधा चलते हैं इशिता की जर्नी की तरफ। Okay, oh my God, Ishita, I'm very excited. I've told you this before also that मेरा खुद का कभी रैंक नहीं आया, so सिंगल डिजिट में रैंक आके कैसा फील होता है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। आई एम श्योर बहुत ही एक्सिलरेटिंग और एक्साइटिंग होता है। सो आपने ये जो आप लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। आई एम सो एक्साइटेड कि मेरे मुंह से क्वेश्चंस भी नहीं निकल रहे, बट लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। आप कहाँ से हो, आपने सीए कब स्टार्ट किया एंड आप सीए कब बने? So Nidhi, first of all, thank you for inviting me and giving me this opportunity कि मैं सब लोगों को अपनी feelings and what I feel and मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ तक कैसे आई हूँ, वो शेयर कर सकूँ। बेसिकली माय जर्नी, what सबकी जर्नी अपनी ओरिजिनल होती है, सबकी अपनी अपनी स्वीट जर्नी होती है। सो दिस इज माय जर्नी जो मैं आज सबको शेयर करूंगी। सो हाय एवरीवन, आई एम इशिता अग्रवाल and I am from Haryana. Basically, my hometown is in Rewari, and currently I am living in Gurgaon in a PG because my office is in PG. So, guys, by profession, I am a chartered accountant, and I am a rank holder AIF 4 in CA finals in 2018 attempt. Yeah. So this is small intro about. सो आपने हाल ही में किया है एंड लाइक आई सेड, मैं लोग कहते थे ना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिस दैट, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बनी हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। एंड एटलीस्ट इफ यू टॉक अबाउट सीए फाइनल्स की आप बात करो तो मुझे अभी भी याद है कि फॉर 1.5 साल के लिए मेरी सोशल लाइफ एकदम कट ऑफ थी। यू नो, पूरी फोकस थी, पढ़ाई थी, मेहनत थी। तो आप 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे, आईपीसीसी में आपका रैंक है, सीए फाइनल में आपका रैंक है, आपको बेस्ट फीमेल कैंडिडेट का अवार्ड मिला था इंस्टीट्यूट से। तो ये कैसे हो जाता है, मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ती है और आप कब से मेहनत कर रहे हो इसके लिए? See, to start with, मेरा कभी भी ड्रीम नहीं था कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं। मतलब लोग जनरली इंस्पायर होते हैं किसी से कि हाँ हमें सीए बनना है, ये करना है। मेरी फैमिली में कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या आई वाज द फर्स्ट टू क्लियर दैट। सो ऐसा कोई भी नहीं है कि मेरे को कोई गाइडेंस पाथ मिला, ये कोई मेरे साथ सपोर्ट बोर्ड चार्टर, ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड इसलिए मैं कभी सीए करना भी नहीं चाहती थी क्योंकि कोई है ही नहीं ऐसा साथ में। बट कहते हैं ना, डेस्टिनी लेकर जाती रहती है। तो आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। तो हमेशा से था कि डॉक्टर मेडिकल चूज करनी है। तो 11th में टाइम आया जब स्ट्रीम चूज करनी थी, उस टाइम बस मेडिकल चूज ही नहीं, वो हिम्मत ही नहीं हुई यार, पीएमटी में फेल हो गए तो क्या होगा, तो क्या होगा। तो उस टाइम हवा चली थी कि कॉमर्स ले लो, कॉमर्स सबसे हो जाती है। तो दिस वाज, मतलब मैं बस फ्लो के साथ गई एंड आई टुक कॉमर्स। मतलब मैंने कॉमर्स ले लिया एंड एकेडमिकली आई वाज गुड। तो मैं, मतलब मेरा होता है कि अगर सिचुएशन आपके फेवर में भी नहीं है, यूटिलाइज इट, utilize that thing and do best out of it. So I prepared well. और मुझे ये था कि एसआरसीसी, सब बोलते हैं कि कॉमर्स वालों के लिए बेस्ट कॉलेज होता है, जाना है तो एसआरसीसी जाओ। सो मैं भी वही देखती हुई थी। इवन मेरे कबर्ड्स में ना सब जगह लिखा हुआ है एसआरसीसी एसआरसीसी एसआरसीसी। सो मैं हमेशा से एसआरसीसी जाना चाहती थी। सो 12th में रिजल्ट आया, आई गॉट 96.4 परसेंटाइल, but I could not make to SRCC क्योंकि कट ऑफ उसकी 97 point something थी। So I could not make that. So at that time I decided either SRCC or no college, because बाकी colleges भी थे,
हंसराज, फिर ओडमल, बट मुझे नहीं जाना था बिकॉज आई डिसाइडेड एसआरसीसी या फिर कुछ भी नहीं। तो उस टाइम पे था कि क्या करूं, क्या करियर चूज करूं, बिकॉज कभी सोचा ही नहीं था कि अगर कॉलेज नहीं मिला एसआरसीसी तो क्या करना है, फिर बैकअप ऑप्शन था ही नहीं उस टाइम। सो माय मदर टोल्ड मी कि व्हाई डोंट यू ट्राई सीए। सो मतलब कॉलेज ज्वाइन करना नहीं था और कुछ हाँ बैकअप था नहीं कि हाँ हाँ कैट फंड एमबीए कोई बैकअप सोचा नहीं था, तो आई जस्ट गिव अ ट्राई कि चलो ठीक है सीए कर लेते हैं, डिस्टेंस लर्निंग से विल ग्रेजुएट बीकॉम एंड देन विल। तो दिस वाज माय पाथ, मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मुझे सीए करना है, बस फ्लो फ्लो के चक्कर में मैं सीए की लाइन में घुस गई, कहते हैं ना जिसे। बट आई हैव टू टेल यू दिस, ये बहुत बड़ा रिस्क था, यू नो, उस टाइम पे, स्पेशली जब आप छोटे रहते हो, यू वर ओनली 17, आप 17-18 साल के थे, टू डिसाइड कि एसआरसीसी और नथिंग एल्स, एंड हम्म। विद अ स्टूडेंट लाइक यू, आप इतने अच्छे हो पढ़ने में, टू टेक दैट डिसीजन उतनी यंग एज में, आई मीन दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग थिंग यार। और उसको पूरा अपनी सारे एनर्जी को सीए के ऊपर आपने जो फोकस किया, एंड नो डाउट तभी आपके मार्क्स और आपका करियर इज, यू नो, इट्स अ स्टार शाइनिंग पाथ। बट आई हैव टू टेल यू, दिस इज, यू नो, बहुत बड़ा डिसीजन है ये, कोई इजीली नहीं ले सकता है ऐसा डिसीजन। सो हाँ ओके। मतलब मुझे ये हाँ था कि अगर अब मुझे एसआरसीसी नहीं मिला है तो एटलीस्ट सीए जो कर रही हूँ तो वो बेस्ट से करूँ। मतलब जनरली मेरी एडवाइस यही है कि जरूरी नहीं है लाइफ में सिचुएशंस हमारे फेवर में हो, मतलब हम जो चाहते हैं हमें वही मिले। मतलब कहते हैं ना कि इफ लाइफ इज थ्रोइंग लेमन्स सो मेक अ लेमनेड, तो वही वाली बात राइट है। अगर आप जैसे जैसे सिचुएशन में लेकर जा रही है लाइफ, आप उसमें एक्सेल करो, आप उसमें अपना बेस्ट दिखाओ, क्या पता डेस्टिनी उधर ही चाहती हो कि आप वहीं पे जाओ। सो इट इज व्हाट, मतलब आज अभी भी मुझे रियलाइज हो जाए कि अगर उस टाइम मैं एसआरसीसी में चली जाती तो मुझे बेस्ट लेडी कैंडिडेट अवार्ड कैसे मिलता, करेक्ट कैसे मैं रैंक बनती। सो इट इज ऑल डिसाइडेड, इट इज बस यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स इन दैट। राइट। सो आपने ये डिसाइड किया कि सीए करना है, ओके, एंड फिर आपने ये जर्नी जो स्टार्ट की, तो आपको याद है कि हाउ वाज द फर्स्ट, वो सीपीटी कैसा था, आईपीसीसी कैसा था, आप वो जर्नी थोड़ी बहुत याद है? सीपीटी तो मतलब इतना कुछ नहीं याद है क्योंकि वो इट वाज वे बैक 5 इयर्स, राइट एंड वो तो वैसे भी 12th की स्टडी से हो जाता है ना, एमसीक्यू वाला राइट। होता है, तो वो हो गया था क्लियर। हाँ देन फॉर आईपीसीसी आई वेंट टू दिल्ली एट माय रिलेटिव्स हाउस, सो मैंने वहीं पे रहकर अपनी पूरी आईपीसीसी की पढ़ाई की। सो आई केम बैक। जनरली आईपीसीसी 9 मंथ्स में देते हैं, मतलब आप राइट एलिजिबल हो जाते हो 9 मंथ्स के लिए। तो मैंने वो एक अटेम्प्ट छोड़ा बिकॉज मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई थी, एंड आई वांटेड अ रैंक कि नहीं मैं सारे सब्जेक्ट्स एक साथ देना चाहती हूँ, क्योंकि एक एक ग्रुप करके वी कैन नॉट अचीव दैट। तो राइट आई लेफ्ट दैट मे अटेम्प्ट, एंड फिर मैंने नवंबर में जाके, मतलब 15 मंथ्स में बेसिकली मैंने अपना आईपीसीसी के बोथ ग्रुप अटेम्प्ट किए। एंड उसमें मतलब मैं हमेशा से ना इंटरव्यू देखती थी, इति अग्रवाल जिसकी रैंक फर्स्ट थी, एंड मतलब मैं ऐसे इंटरव्यूज देखती थी, एंड मैं सोचती थी यार ये रैंक होल्डर्स की अलग ही बात होती है, कैसे लोग रैंक ले आते हैं यार। मैं कभी मतलब लाइफ में मतलब इमेजिन नहीं किया था कि मेरी, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं ऐसे कोई प्रोफेशनल एग्जाम दे रही थी, एंड राइट। कि हाँ मेरी भी आ सकती है, कि मैं उन बच्चों में से हो सकती हूँ। फाइनल्स में तो फिर भी था कि हाँ ठीक है एक बार आई हुई है रैंक तो मे बी आई कैन गेट दैट रैंक, बट आईपीसीसी में कुछ दूर दूर तक नहीं था। तो इट वाज अ सडन शॉक फॉर मी। मैं क्योंकि उस टाइम हमारे पास ना कॉलेज कुछ भी नहीं, वी वर स्टडिंग, मतलब वी वर एट होम, तो एकदम से रिजल्ट पॉप आउट हुआ। एंड आई मतलब मैंने तो मेरिट लिस्ट चेक भी नहीं करी थी, आई जस्ट चेक माई मार्क्स, एंड पूरा एक दिन निकल गया। नेक्स्ट डे मेरे फ्रेंड ने कहा इतने अच्छे मार्क्स हैं, आगे पीछे वालों की रैंक है, यू शुड चेक दी मेरिट लिस्ट। तो मैंने नेक्स्ट डे जाकर मेरिट लिस्ट चेक करी, एंड देन आई सो दैट कि वो मेरी तो 19th रैंक थी। मैंने एक दिन तक ये खुशी नहीं मनाई, तो उसके बाद ओ वाओ। मतलब नेक्स्ट लेवल कि हाँ किसी के घर में, मतलब मम्मी पापा भी बहुत खुश थे कि हाँ रैंक होल्डर होना मतलब पूरे इंडिया में। सो आई वाज गेटिंग राइट। कॉल्स फ्रॉम टीचर्स, फिर इंटरव्यूज, मतलब टीचर्स से अवार्ड्स वगैरह, मतलब वो सब कुछ अलग हाँ लेवल एक्सपीरियंस था। तो उस टाइम आई डिसाइड, मतलब उस टाइम फील हुआ कि जो मेरा ये डिसीजन था सीए करने का, मतलब इट वाज नॉट कि, मतलब लोग सोचते हैं सीए तो एवे ही हो जाता है, सीए तो ऐसे ही खाली बैठे हुए लोग करते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आप सीए में भी एफर्ट्स डालो ना तो आपका नाम हर जगह होगा। तो आई सीए कोई ऐसा ही नहीं है। हाँ राइट। तो आई कम्प्लीटली एग्री। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे भी जब कोई कहता है ना कि अरे यार इंडिया में सीपीए, यहाँ तो सीपीए कहते हैं, सब कहते हैं इंडिया में सीपीए कैसा होता है, मैंने बोला भाई यहाँ इन लोगों से नहीं हो पाएगा हमारी मेहनत बहुत अलग है तो डेफिनेटली सीए तो एवे ही नहीं होता है। सो आपका आईपीसीसी में 19th रैंक था ना, उसके लिए आप, आपने जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं थी, आप सेटिस्फाइड नहीं थे अपने प्रिपरेशन से, तो आपने राइट।
लिखा भी नहीं एक टर्म, विच इज बहुत सारे बच्चे ये मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे क्लासमेट्स बोलते थे कि अटेम्प्ट तो ऐसे भी काउंट होगा यार, जाके लिख लेते हैं एग्जाम। हम्म, तो फॉर्म भर दिया है तो जाके लिख लेते हैं, वसूली करनी है। तो right, मुझे वो कभी भी सही नहीं लगा। मुझे लगा कि अगर आपकी प्रिपरेशन है तो ही आप जाके एग्जाम में बैठो, अदरवाइज वो हम्म, डिमोरलाइजिंग एक्सपीरियंस होता है। फिर जब नंबर खराब आते right, हैं तो हाँ, आपको अरे यार मतलब हम फेल हो गए। सो आई एम सो ग्लैड आपने ये बात कही कि आपकी प्रेपरेशन है तभी आप लिखे, अदरवाइज बाकी के अभी लोग। क्या होता है ना, अब नॉर्मली हम एक अटेम्प्ट के चक्कर में कि अटेम्प्ट दे आते हैं, उस टाइम हम प्रिपेयर नहीं होते, तो हमें लगता है if, अब ये तो ठीक है मेरी रैंक आ गई थी, इफ सपोज मैं एक अटेम्प्ट पहले दे आती एंड मैं फेल हो जाती, तो आई वुड हैव डाउटेड ऑन माई सेल्फ कि मेरे लिए सीए बनी भी है, बिकॉज एक बार अटेम्प्ट क्लियर ना होना भी बहुत मतलब अंदर से मोटिवेशन की पूरा मतलब पूरा लो हो जाता है। सो इट इज बेटर कि बी श्योर कि आपकी प्रिपरेशन हो गई है, आइदर वन ग्रुप टू ग्रुप बोथ, मतलब वो तभी जब आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो अपने उस पे कि आप दे सकते हो। राइट। सो आपका आईपीसीसी में 19th रैंक था, राइट? सो उसके बाद हाउ डिड ये ईवाई कैसे हुआ? लाइक आपने फिर ये पूरा जर्नी कैसे था ईवाई में? आपने आर्टिकलशिप कैसे मिली, क्या हुआ और एक्सपीरियंस कैसा था? जब हम सीए करने जाते हैं ना, आर्टिकल्स के मन में सबसे पहला चैलेंज आता है कि हम बिग फोर से करें या फिर मेडियोकर फर्म में जाए, मतलब पहला क्वेश्चन ये हिट करता ही है कि कहाँ से करें। एंड सिंस बहुत लोगों के पास कोई गाइड करने के लिए भी नहीं होता कि कहाँ जाना है, बिकॉज कई लोगों की तो फैमिली ही सीए फैमिली होती है, तो दे गाइड देम कि हाँ आप यहाँ चले जाओ। सिमिलर मेरे केस में कोई भी नहीं था, तो मेरे को हमेशा लगता था कि यार कोई भी नहीं है तो कैसे डिसाइड करूंगी क्या सही है, मीडियोकर फॉर्म में जाना चाहिए, स्मॉल फॉर्म में जाना चाहिए, बिग फोर ट्राई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मेरा एक एडवाइस एक और ये है कि अगर आपके पास कोई गाइडिंग फैक्टर नहीं भी हो तो डोंट स्टॉप, मतलब उस चीज से आप ये मत करो कि मैं ये चीज इसलिए चूज नहीं करी बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग टू गाइड। आप जैसे जैसे आगे जाओगे आपको ऑटोमेटिकली कोई ना कोई पर्सन मिल ही जाएगा जो आपको गाइड करेगा, क्योंकि इतने टीचर्स होते हैं, इतने फ्रेंड्स मिलते हैं, तो कोई ना कोई आपको गाइड कर ही देगा। तो इस वजह से राइट। मत रुको कि आपके पास कोई गाइडिंग फैक्टर नहीं है कि हमारे घर में तो डॉक्टर नहीं है हम डॉक्टर नहीं बन सकते, या हमारे घर में ये नहीं है तो हम नहीं बन सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन बी द फर्स्ट पर्सन टू अचीव दैट, तुम आगे किसी को गाइड करना उसके लिए। सो ये चीज पहली इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंडली, आर्टिकलशिप के लिए ये मिथ है कि बिग फोर वाले बच्चे को टाइम नहीं मिलता, वो पढ़ नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के सिनेरियो में ज्यादा से ज्यादा रैंक सारी ना बिग फोर की आती है। आप पास रिकॉर्ड देख लो, सारे रैंक होल्डर्स तो बिग फोर में, एंड ऑडिट से भी बहुत ज्यादा रैंक आती है, बल्कि ऑडिट वालों को तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, मतलब दे आर लाइक 12 आवर्स वर्किंग इन दी ऑफिस, उनको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। बेसिकली आई एम फ्रॉम इंडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट। राइट। सो मेरी जो आर्टिकलशिप जर्नी थी वो पहले वीडियो से स्टार्ट हुई। आई वॉज अ पार्ट ऑफ वीडियो। मुझे जाना था बिग फोर में, आई गेव फर्स्ट इंटरव्यू एट PwC, बट वो इंटरनल ऑडिट का था, सो आई गोट अ कॉल दैट यू आर सिलेक्टेड। सो आई आस्क्ड देम, मतलब वो ट्रांसफर दे देंगे किसी डिवीजन में, दे सेड नो। सो आई सेड कि नहीं, आई विल नॉट टेक दैट बिकॉज मेरे को इंटरनल ऑडिट में अपना करियर नहीं परस्यू करना, आई वांटेड टू हैव पार्ट इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन, क्योंकि उस टाइम जीएसटी आने आने वाला था। सो आई वांटेड कि कोई चीज नहीं आ रही है तो आई शुड एक्सपीरियंस दैट। एंड सिंस मेरे मार्क्स अच्छे थे तो मेरे को ये था कि चल यहाँ मना कर दूंगी, कहीं तो मिल ही जाएगा। तो इसलिए उसके बाद मैंने किसी भी बिग फोर में ट्राई नहीं किया। मेरे को वीडियो से कॉल आ गया कि दैट यू आर सिलेक्टेड इन जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट ओनली। सो आई थॉट कि ठीक है, व्हाई नॉट वीडियो, मतलब जरूरी नहीं है कि आप टॉप फॉर्म में रहकर ही करियर बनाओ। सो मतलब मैंने कहीं भी इंटरव्यू नहीं दिया, आई जस्ट स्टार्टेड माई आर्टिकलशिप फ्रॉम वीडियो। So after like 7-8 months, I shifted to EY. मतलब EY में मैंने I sent a resume from my friend and मुझे वहां पर मिल गया, तो वहीं पे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन में बिग फोर कम इंटरव्यूज लेती है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ स्टाफ एंड कैपेबिलिटी, लिमिटेड नंबर ऑफ, मतलब ऑडिट में ज्यादा वैकेंसीज होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन की वैकेंसीज हमेशा बहुत कम निकलती है। सो आई गॉट अ प्लेस, आई टुक अ ट्रांसफर देयर। उसके बाद मैंने अपनी आर्टिकलशिप EY में स्टार्ट की एंड आई, मतलब उस टाइम जीएसटी इम्प्लीमेंटिंग हुआ था, तो वी वर लाइक होल नाइट ऑफिस में निकल जाती थी, काम काम काम। उसके बाद भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, इट इज अप टू यू। अब बस मेन चीज जो होती है ना कि जो सुबह आपकी क्लासेस चल रही है मॉर्निंग में 7 to 10 या 7 to 11 जो भी टाइमिंग है, आप उन क्लासेस को मिस मत करो बिकॉज ऑफ योर ऑफिस। मतलब वो क्लासेस अगर आप मिस करते जाओगे बिकॉज ऑफ ऑफिस वर्क, क्योंकि ऑफिस का काम तो ऐसा है कभी भी खत्म नहीं होगा, आप इंटर्न हो आप इंटर्न ही रहोगे,
आपको काम तो करना ही है। तो मतलब अपने क्लासेस मत करो, आप अपनी क्लासेस करते रहो, उसके बाद मतलब रिविजन का टाइम नहीं मिल रहा, दैट इज फाइन, क्योंकि नहीं मिलता है रिविजन का टाइम फ्रैंकली, मतलब पूरे आर्टिकल्स पीरियड में कोई बात नहीं, बट अपनी क्लासेस कंप्लीट करते रहो। सो जो मेरा 2.5 ईयर्स है, लाइक लास्ट के 5 मंथ्स मुझे मेरे को लीव मिली थी, मेरे सीनियर ने, जो भी मेरे मैनेजर थे, उन्होंने मुझे 5 मंथ्स की लीव दी थी। सो मेरा जो एक्शन था, जो मैंने शेड्यूल बना रखा था, एंड जो सबको करना चाहिए, जो आपका आर्टिकलशिप पीरियड है जिसमें आप ऑफिस जा रहे हो, मेक श्योर आप अपने सारे सब्जेक्ट्स उसमें कंप्लीट कर रहे हो, ताकि जो आपको नेक्स्ट 5 या 4 मंथ जितनी भी लीव्स आपको ऑफिस वाले देते हैं, उसमें सिर्फ आप रिविजन करो। उससे क्या होगा ना, कई बार क्या होता है, हम लोग अपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करते नहीं है, लास्ट के 2-3 थ्योरी सब्जेक्ट्स हम छोड़ देते हैं लास्ट टाइम के लिए, एंड वो जो पूरा रिविजन पीरियड होता है हमारा 4 to 5 मंथ्स, वो वेस्ट हो जाता है, हम उस सब्जेक्ट्स को ही कवर कर रहे होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट, आप अपना बेसिकली 2.5 ईयर्स यूटिलाइज दैट फॉर कंप्लीटिंग योर 8 सब्जेक्ट्स, एंड देन वो बाकी के जो 5 मंथ्स पीरियड है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप रिविजन करो। तो वही मैंने किया, जो लास्ट के 5 मंथ से वो मैंने रिविजन के लिए छोड़ा, एंड ट्रस्ट में रिविजन करते टाइम मुझे एक वर्ड याद नहीं था कि मैंने ये क्लास एक्चुअली में अटेंड भी की है, कुछ याद नहीं होता। सबके साथ हो रहा होगा तो इट इज फाइन, बिल्कुल याद नहीं रहेगा आपको कि क्या चल रहा है, क्या पढ़ा भी था, तो कोई बात नहीं, रिविजन है इसीलिए कि आप वापस से उसको ब्रशन अप करते रहो, ब्रशन अप करते रहो। एंड मैंने तो खुद गाइस 7 रिविजन किए थे, मतलब मैं झूठ भी नहीं बोल रही, 7 रिविजन थे वो। एंड उस 7 रिविजन में मुझे यही लगता था मुझे कुछ नहीं आता, मुझे याद नहीं हो रहा, क्योंकि मैं हमेशा फ्रेश से स्टार्ट कर रही थी। बट मेरा क्या होता था, मेरा फर्स्ट रिविजन वाज फॉर 1.5 मंथ्स, तो मेरा पहला रिविजन 1.5 मंथ्स का हुआ, फिर नेक्स्ट रिविजन थोड़ा और कम 1 मंथ का हुआ, फिर 25 डेज, 20 डेज, 10 डेज। एक टाइम ऐसा आया कि मेरा जो रिवीजन था ना, वो हर सब्जेक्ट 2 डेज में कंप्लीट हो रहा था। देन आई वाज सेटिस्फाइड कि मैंने हाँ अब अच्छे से तैयारी कर ली है, क्योंकि जो मेरे को एग्जाम टाइम्स में मिलता है सिर्फ 1 डे के लिए, तो उस मेरे को 1 डे के जो लीव में मुझे इस तरह से प्रिपरेशन करनी थी कि मुझे एग्जाम टाइम में जो 1 डे मिलेगा, मैं उसमें पूरा सिलेबस कवर कर पाऊँ, बिकॉज दैट इज इनफ। अगर आप पूरा सिलेबस एग्जाम से पहले पढ़ के जा रहे हो, तो देन आप अपने एग्जाम को बिंगो आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि बस एक वही दिन होता है और वही मेमोराइज करने का डे होता है जिसमें आप पढ़ पाए हो। तो हम सिर्फ उस 1 डे के लिए पूरे 5 मंथ्स के लिए तैयारी करते हैं, ताकि आप उस एक दिन में आप सब कुछ मेमोराइज कर सको बेसिक। सो ये पूरा। सो आपने 7 टाइम्स आपने रिवीजन किया, आप कभी भी मतलब ऐसे फ्रस्ट्रेट नहीं हुए कि क्या है यार, मतलब बिकॉज मुझे याद है मैं तो 2 या 3 बार रिवीजन में आई वाज लाइक भैया नहीं हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। सो आप फ्रस्ट्रेट नहीं हुए कभी? मतलब फ्रस्ट्रेट मतलब हुई थी, क्योंकि एक तो सब जगह से डिस्टेंस ऑफ हो गए थे, कोई दोस्त नहीं थे, राइट। एक ही रूम में, ऐसा लगता था कि हाँ इसी रूम में खाना है, इसी रूम में सोना है, इसी रूम में पढ़ना है। हाँ कुछ हाँ। सोशल मीडिया, मतलब आई वॉज नॉट इन ऑन सोशल मीडिया, मैं बस इंस्टाग्राम यूज करती थी, प्लस में मुझे गंदी जैसे हैबिट होती है ना इंस्टाग्राम यूज करने की, मुझे वो थी, तो मैंने व्हाट्सएप छोड़ दिया, मैंने साथ छोड़ दिया था। बट हाँ, मैं इंस्टाग्राम हाँ। नहीं छोड़ पाई थी, तो आई यूज टू मतलब क्लिक्स, सेल्फीज एंड स्टोरीज पोस्ट कर दी है, वो मेरा हाँ। चलता रहता था। इवन मेरे दोस्त अभी भी मुझे ऑफिस में बोलते हैं कि कैसे रैंक आ गई, इंस्टाग्राम पे तो एक्टिव रहती थी सारे टाइम। तो वो मेरा रहता था। बट हाँ, आई यूज टू मैनेज कि मुझे सिर्फ 1 घंटा देना है इंस्टाग्राम पे एंड टीवी पे, मतलब वो मेरा कॉल है कि मुझे या तो टीवी देखना है या फिर इंस्टाग्राम चलाना है या फिर मुझे किसी से बात हम्म। करनी है मम्मी पापा से। वो मेरा एक 1 आवर था जो मैं फ्री छोड़ती थी, बाकी टाइम में मैं सिर्फ पढ़ती थी, ना किसी से बात, ना पेरेंट्स से बात, ना सिबलिंग से हाँ। बात, किसी से कोई बात नहीं। सो वो 1 आवर में आई यूज टू मतलब डू एनी ऑफ द फ्री टाइम, मतलब मैं जो इंस्टाग्राम चलाता। बट हाँ, जब एग्जाम्स पास आते गए लाइक 2 मंथ्स बिफोर, मैंने वो इंस्टाग्राम भी छोड़ दिया था, कि बिकॉज मुझे लग रहा था कि कहीं ये ओवर पार ना कर जाए, एंड एक छोटी सी मिस्टेक के चक्कर में पता चले मैं सीए ही ना क्लियर कर पाऊँ, एंड फिर राइट। एवरीवन विल से। राइट। सो ये मतलब एक्चुअली आई टेल यू दिस, मैंने आपको पहले भी बताया, यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसका रैंक आया और जिसने मुझे बोला है कि हाँ मैंने मेहनत की थी। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमने तो बस ऐसे ही पढ़ लिया था, पता नहीं कैसे रैंक आ गया। सो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कूडोज टू योर ह्यूमिलिटी, यू नो इट्स सो इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है हम्बल होना और उस चीज को एक्सेप्ट करना कि भाई मेहनत लगती है। सो आप कितने घंटे पढ़ते थे दिन में, जब आपने जो 5 मंथ्स जो आपने एक्चुअल स्टडी की है वो आप कितने घंटे करते थे दिन में? मेरा जो शेड्यूल होता था ना, लाइक लोग जनरली पूछ लेते हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, राइट। कैसे प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो हाँ। मैं कभी भी ना
क्वांटिफाई नहीं कर सकती थी कि लाइक मेरे को 10 घंटे पढ़ना है या फिर 5 घंटे पढ़ना है। मुझसे कभी भी टाइम टेबल उस वे से बनता ही नहीं था। आई यूज टू, मतलब मैं ना क्वालिटी पे डिपेंड करती थी कि मैंने डिसाइड किया है 5 डेज में मुझे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंप्लीट करनी है। सो बीट मुझे उसके लिए 18 आवर्स क्यों ना पढ़ना पड़ जाए एक दिन में, या फिर मैं 5 आवर्स ही क्यों ना पढ़ रही हूँ एक दिन में, एंड फिर बाकी के आवर्स में फिल कर रही हूँ, मेरा हाँ हो गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो मैं टारगेट्स बनाती थी सब्जेक्ट वाइज। लाइक मैं पहला रिविजन मेरा था, तो मैंने ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट को 6 डेज दिए। एंड आफ्टर दैट 6 डेज में मेरे ख्याल से सारे सब्जेक्ट, आपको अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो ना, 6 to 7 days आर इनफ फॉर ईच सब्जेक्ट। ओके। मतलब उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप एक बार कर चुके हो ना, आप रिवीजन कर रहे हो, तो 6 to 7 days फॉर अ सब्जेक्ट इज ओके। उसके लिए अराउंड एंड अराउंड 48 days, लाइक 1.5 months व्हिच आई से इज ओके फॉर द फर्स्ट रिवीजन। उसके बाद आप खुद ही देखोगे, आप इम्प्रूव करोगे कि वो 6 days आपका फिर 5 days में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पर सब्जेक्ट, फिर 4 days में, फिर 3 days में। सो रिविजन आप देखोगे खुद ही इम्प्रूवमेंट आएगी। जनरली पीपल एक बार 2 बार रिविजन करके जाते हैं, एंड दे स्ट्रगल इन द एंड, जब वो एक दिन मिलता है कि यार ये सब्जेक्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लेते हैं, ये सब्जेक्ट ये चैप्टर छोड़ देते हैं, ये चैप्टर छोड़ देते हैं। तो ये ना होना पड़े इसके लिए आप रिविजन ही कर लो ना, मतलब फिर सारे सब्जेक्ट्स आप ब्रशन अप हो जाएंगे आपके, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो आप क्या, एक जो एक कॉन्सेप्ट है कि मतलब इतने घंटे पढ़ना चाहिए, या फिर आपने ऐसा कुछ ऐसे फिक्स टाइम टेबल आपने नहीं बनाया कि नहीं, मैंने कभी टाइम टेबल नहीं बनाया। राइट, मैं बस अपने ना एक टारगेट सेट करती थी कि लाइक सपोज मैंने 1 मई से रिवीजन स्टार्ट किया है, सो मेरा नेक्स्ट 15 जून तक फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप मुझे उसके लिए चाहे एक सब्जेक्ट पे कम ध्यान देना पड़े, एक पे ज्यादा देना पड़े, मैं 15 जून के बाद में ये रिवीजन को छोड़ के मैं अगेन वो साइकिल स्टार्ट करूंगी। सो मेरा पैटर्न ऐसे होता था। मैं कभी भी क्वांटिफाई नहीं कर पाती थी कि मेरे को 10 घंटे पर डे पढ़ना है, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं चल सकता कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, पर आपने चैप्टर्स कितने पढ़े हैं, तो हम ये बता ही नहीं सकते। राइट। तो इस तो इशिता, एक और क्वेश्चन, आर्टिकलशिप में कितना टाइम मिला पढ़ने का, जो एक्चुअल पढ़ाई होती है वो करने का कितना टाइम मिला अपार्ट फ्रॉम क्लासेस? सिर्फ वीकेंड्स, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था आर्टिकलशिप में। सिर्फ वीकेंड्स ही होते थे आपके पास, जो सैटरडे संडेज होते थे, उसमें कि आपने हाँ फुल वीक का आपने रिवीजन कर लिया, या फिर जो सेल्फ सब्जेक्ट्स, क्योंकि हम हर क्लासेस तो नहीं लेते हर सब्जेक्ट की, तो जो सब्जेक्ट्स हम करते थे कि वो पढ़ लिए, तो दैट वाज ओनली फॉर द वीकेंड। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। बट ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिल रहा है तो आप सीए बन ही नहीं सकते हो। वो रिवीजन पीरियड इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप बस एक बार गो थ्रू कर लो, एक बार सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि आपको उस टाइम कुछ याद करना है या फिर रट्टा मारना है, कुछ भी नहीं है। आप बस एक बार पढ़ लो, हर सब्जेक्ट को अपनी आईज के सामने से निकाल लो, एंड देन वो रिवीजन करोगे ना, वो अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी सोचने की कि मुझे आर्टिकलशिप पे पढ़ने को नहीं मिल रहा। अब बीट मीडियोकर फर्म या स्मॉल फर्म या बिग फोर, काम सब नहीं होता है। आर्टिकल वहां पर भी काम कर रहा है, वहां पर भी काम कर रहा है, कहीं पे भी टाइम नहीं मिलेगा उसको अनटिल अनलेस आपके खुद की फर्म है वो, जहाँ पर आपके पापा आपको डांट नहीं मार रहे हैं या आपको पढ़ने के लिए टाइम दे रहे हैं एक्चुअली। तो उसके अलावा तो आपको हर जगह पे काम करना है। सो इट इज ऑल अबाउट कि आप कैसे मैनेज करते हो उस एग्जाम पीरियड को जो आपको रिविजन के लिए दिया गया है। ओके, सो जिस दिन आपका AIR 4th आया फाइनल्स में, एंड आपने कहा घर पे कोई सीए नहीं है, सिमिलर टू मी, मेरे घर पे भी कोई सीए नहीं था, मैं तो पास हो गई थी तो भी इतने खुश थे कि, एंड एक्चुअली मैं अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, उसके बाद भी सब बस खुश थे। आपका 4th रैंक आया, आपके पेरेंट्स और आप हरियाणा से हो, तो उनको कैसा लगा? आपकी फैमिली, आपका खुद का रिएक्शन कैसा था? सो मेरी जब ये रिजल्ट आया था, तो आई वाज इन अ पीजी इन गुड़गांव। तो मैं अपनी रूममेट के साथ थी, मेरी रूममेट ने भी एग्जाम्स दिए हुए थे, तो उसके भी रिजल्ट अवेटेड था। वी बोथ वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। तो रिजल्ट उस टाइम लेट अनाउंस हुआ था, वैसे तो जनरली 1 to 2 अराउंड अनाउंस हो जाता है, तो वो अनाउंस हुआ था 5 अराउंड। सो मेरे पापा एंड मम्मी दे वर कॉलिंग मी कि घर ही आ जा, यहीं पे देखते हैं। एंड मुझे था कि फेल हो गई तो मैं फेस कैसे कर पाऊंगी, तो आई वाज लाइक अब तो सीए बन के ही घर आऊंगी मैं, उससे पहले घर ही नहीं आऊंगी, अब तो मैं सीए बन के ही आऊंगी। तो ये मजाक चल रहा था हमारा फोन पे। तो रिजल्ट वर आउट, पहले सबसे पहले मैंने अपना मार्क्स देखे, तो इट वर लाइक 572 मार्क्स थे मेरे। तो पहले तो पास पास देखा, मार्क्स देखे ही नहीं, पास पास देखते ही तो आई वाज लाइक हाँ सीए बन गई, सीए बन गई। क्योंकि क्योंकि एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि आप मतलब आइडिया ही नहीं लगा सकते कि आप पास होगे भी या नहीं होगे। तो पहली थिंग तो यही थी कि चलो सीए बन गए। फिर मैंने अपने मार्क्स देखे, जनरली 500 मार्क्स के ऊपर इज अ रैंक।
सो मैंने कहा कि चलो मेरिट लिस्ट चेक करते हैं, तो मेरिट लिस्ट मैंने चेक करी, तो जब मैं आईएसओ फोर्थ बना हुआ, तो आई वाज लाइक, मेरी स्क्रीन बिल्कुल लाइक ब्लर करने लगी। फोर्थ मतलब एआईआर 4 होना, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मेरी फोर्थ रैंक आएगी। सो सबसे पहला कॉल मैंने मम्मी को किया, तो मम्मी और पापा साथ में थे, तो दे स्टार्टेड क्राइंग ओवर कॉल, तो रोने लग गए। फिर उस टाइम तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था मैंने भी, उन्होंने भी, क्योंकि बिल्कुल रोने, कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा था। फिर दोबारा कॉल बैक आया, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, फिर फिर वो न्यूज स्प्रेड होती गई, सारे डिस्टेंट रिलेटिव्स। उस टाइम तो ऐसा था कि रात के 1 बजे तक कॉल सबके कॉल्स आ रहे थे। तो वो पहला दिन था, इतने लोगों ने, अननोन पर्सन ने, या जिनसे बात नहीं हो रही है, सबके कॉल्स आए थे। एंड ऐसा लग रहा था कि ये मतलब इतना स्ट्रगल किया है तो इट इज वर्थ इट, मतलब कि हाँ, कि आप सीए Absolutely. बने हो, वो एक दिन तो बहुत ही खास होता है। चाहे आप रैंक होल्डर हो या नहीं हो, हर जगह से कॉल आता है, यस कि हाँ हम सीए बन चुके हैं। राइट। सो फिर आपको बेस्ट फीमेल कैंडिडेट अवार्ड मिलता है। ओके। तो वो बॉक्स कुछ भी एक न्यूज होती है ना, वो आती है, मतलब लाइक 1 साल हो गया आपको, आप भूल चुके हो, क्योंकि हर अटेम्प्ट में एक नया रैंक होल्डर आता है, राइट ऑफिस राइट काम कर रहे हो, बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता है। सडनली वो एक कॉल आता है आईसीआई से कि आपको एक इनविटेशन दिया जा रहा है कि ये होटल अशोक होटल है ना, आप आ सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ। सो आई आस्क्ड कि क्या है, तो उन्होंने जब डिस्क्लोज नहीं करा, उन्होंने कहा देयर इज एन अटेम्प्ट फॉर द रैंक होल्डर्स, हम उन्हें फैसिलिटेट। सो आई वाज लाइक ओके आई विल कम, इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है कि कौन नहीं आएगा। सो आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि ऐसे ऐसे इवेंट है, हमें चलना है। सो ऐसा हो गया। फिर मैंने अपने बाकी रैंक होल्डर फ्रेंड से पूछा, किसी को भी कॉल नहीं आई थी, तो आई वाज लिटिल सरप्राइज कि ऐसा क्यों, ऐसे मुझे ही कॉल आई है, किसी भी रैंक होल्डर्स को कॉल नहीं आई है, बी 20 15 किसी को भी कॉल नहीं आई थी। सो आई चेक अगेन विद देम, तो उन्होंने कहा कि आपको लेटर आ जाएगा घर पे, उसमें आपको बता देंगे कि आपको किस चीज का अवार्ड मिल रहा है, क्यों कॉल नहीं आया बाकी को। सो लेटर आया इवेंट के लाइक 1 वीक पहले ही। उस टाइम तक मुझे नहीं पता था मुझे किस चीज का अवार्ड मिल रहा है। 2 महीने पहले न्यूज मिल चुकी थी कि हाँ एक ऐसे फेलिसिटेशन होगा एंड आपको जाना है। तो दो दो हफ्ते या 1 वीक पहले वो लेटर आया, मम्मी वो भी घर पे, क्योंकि सारे एड्रेस सारा होम टाउन का था, राइट तो पापा फोटो क्लिक करके भेजी। सो उसमें लिखा हुआ था बेस्ट लेडी कैंडिडेट। सो आई कॉल आईसीआई अगेन एंड आई आस्क्ड देम, तो उन्होंने बोला जितने भी दोनों अटेम्प्ट हुए हैं गर्ल्स में से सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपके हैं, सो इसलिए वी आर गिविंग यू बेस्ट लेडी कैंडिडेट अवार्ड। तो उसमें 3 4 मेडल्स और थे जो मिले थे, तो इट वाज लाइक एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, आउट ऑफ सडन फिर राइट सब लाइक कि आपको हाँ ऐसे भी अवार्ड्स होते हैं, मतलब मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कोई अवार्ड भी देती है आईसीआई। राइट सो राइट। मतलब सारी गर्ल्स में से एक अलग ही पर्सनालिटी बन के आना। एब्सोल्युटली। आई मीन कौन सोच सकता है, यू नो। आई थिंक एक तो मेरी सोच स्टार्ट होती है पास होने पे, फिर उसके बाद हम सीए में बात करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर हम बात करते हैं रैंक, उसके बाद हम सोचते भी नहीं है। बट आपको ऑफ कोर्स बेस्ट लेडी कैंडिडेट का अवार्ड मिला। सो हाउ हैज द होल पूरा जर्नी कैसा रहा है? और एंड आई एम श्योर आपके पेरेंट्स तो बहुत प्राउड फील करते होंगे, क्योंकि यू नो राइट। एक एक नॉर्मल घर से आना, और जहाँ पे कोई सीए नहीं है। एंड मैं कंप्लीटली अंडरस्टैंड करती हूँ इसको, क्योंकि लाइक आई सेड मेरे घर पे भी कोई था नहीं सपोर्ट करने के लिए, तो मुझे पता है कि कितना डिफिकल्ट रहता है वो जर्नी, अगर कोई भी नहीं है आपके एल्डर्स में जिनको आप पूछ सको। बट एटलीस्ट मैंने एक बैकअप, जैसे आपने बोला, आपने तो बैकअप भी नहीं रखा, कॉलेज भी आपको था कि नहीं एसआरसीसी नहीं तो कुछ नहीं। मैंने तो एटलीस्ट वो बैकअप भी रखा कि एक सेफ ऑप्शन है, बैक ऑफ द माइंड, कुछ कर सकती हूँ, कॉलेज है। लेकिन टू स्टिक टू योर डिसीजन, खुद से सब कुछ नेविगेट करना, एंड इतना, अब आपने बिफोर में आर्टिकलशिप की, आपका रैंक है, आपको अवार्ड्स मिले हैं। सो आई मीन यू आर रियली एंड एन इंस्पिरेशन, आई हैव टू से दिस। एंड मैंने बहुत इंटरव्यूज किया, स्पोकन टू अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन इतनी अच्छी एनर्जी रेयरली आती है, एंड आई एम सो ग्लैड कि वो एनर्जी आपके साथ फील हुई। सो थैंक यू। मतलब और इस टाइम पे यहाँ तक पहुंचने के बाद आपको रियलाइज होता है कि मतलब जो आपके पेरेंट्स आपकी वजह से प्राउड है ना, वो स्माइल कर रहे हैं सिर्फ आपकी वजह से, तो वो बेस्ट फीलिंग, मतलब उसके अलावा तो सारी स्ट्रगल्स कुछ भी नहीं, मतलब कि आपने इतना स्ट्रगल किया। एंड मैं आज भी अपना वो कबर्ड खोलती हूँ ना जहाँ पर मैंने एसआरसीसी लिखा हुआ है, तो उसके नीचे मैंने ये भी लिखा होता है कि आई विल मेक माय पेरेंट्स प्राउड वन डे, तो मुझे लगता है ठीक है एसआरसीसी नहीं हुआ, नीचे वाली चीज पूरी हो गई, तो मुझे कबर्ड दोबारा पेंट नहीं कराना पड़ेगा, इट इज फाइन, कबर्ड ऐसे ही ठीक है, याद रहेगा कि हाँ एसआरसीसी नहीं गई थी, बट हाँ नीचे वाली चीज मैंने पूरी कर दी है।
व्हाट नेक्स्ट? अभी आप तो आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड है अमेजिंग सीए में, तो अभी आप करियर वाइज क्या सोच रहे हो, आगे क्या सोच रहे हो? अभी तो करंटली आई एम वर्किंग इन ईवाई ओनली एज अ कंसल्टेंट, एंड अभी मैं वहीं पे आई एम प्लानिंग कि मैं अपने आप को वहीं पे नर्चर करूँ, क्योंकि अभी तक हमने एज एन इंटर्न काम किया था। सो राइट। आई वांटेड कि मैं उसमें एक बार स्पेशलाइजेशन एंड अपने सारे मतलब एक्सप्लोर कर लूँ कि उसमें क्या क्या एक्चुअली मैं एज एन लीडर कैसे काम करती हूँ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। सो अभी आई वांट टू कंटिन्यू एज ए कंसल्टेंट देयर इटसेल्फ, मतलब मैं वहीं पे अपनी जर्नी कंटिन्यू करूंगी। नेक्स्ट पता नहीं अब क्या होता है। दैट इज ग्रेट। और जो कोई भी एग्जाम लिखने वाला है, स्ट्रेस्ड है, नर्वस है, बहुत बहुत लोग एक तो डराते भी हैं कि यार सीए फाइनल लिखने वाले हो। मुझे मेरे टाइम पे भी याद है कि लोग कहते थे यार या तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी या छोड़ दो। तो आपका क्या एडवाइस है टू ऑल द स्टूडेंट जो भी लिख रहा है एग्जाम, उसके लिए क्लोजिंग नोट्स? यही एडवाइस है गाइस, स्ट्रेस लेने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज इट विल नॉट हेल्प यू इन द एग्जाम्स, एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड पढ़ाई वही है जो सब पढ़ रहे हैं। आपने भी वही पढ़ा है, मैंने भी वही पढ़ा है, सब एक ही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। इट इज कि आपको कंसंट्रेशन एंड अपनी मोटिवेशन कहीं पे भी नहीं लैक करनी है। इट इज कि आप कितने मोटिवेटेड हो एंड कितनी बार आप रिविजन करो। गाइस प्लीज फोकस ऑन द रिविजन वर्ड। मे बी आप मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो चीजों को, कोई भी नहीं कर पाता है मेमोराइज चीजों को, क्योंकि इतना सिलेबस इतना वास्ट है, आप मेमोराइज कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि डीटी में तो वॉल्यूम ही 5-6 होते हैं, आप कितना भी पढ़ते रहो वो कभी खत्म नहीं होगा। तो आप गाइस अपना मोटिवेशन मत खो, आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ऑटोमेटिकली रिजल्ट अच्छा आएगा। बस बी मोटिवेटेड, कहीं पे भी ऐसा मत सोचना कि मैं अकेला हूँ, मैं सिर्फ मैं ही पढ़ रहा हूँ, मेरे दोस्त खेल रहे हैं। गाइस इट इज वर्थ कि आप जो आगे, मतलब ऐसा नहीं है सीए बनने के बाद आपको, मतलब जनरली लोग कहते हैं सीए कर लिया, सीए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आप आगे सीए करोगे ना, आप घुसोगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फिर प्रैक्टिस जो भी आप करोगे, आपको रियलाइज होगा कि हाँ सीए इट इज अ वेरी गुड प्रोफेशन, एंड आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी आगे जाके। मतलब आप कभी भी फैमिली मीटिंग्स एंड गैदरिंग्स में भी जाओगे ना, पीपल सी विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट कि ये सीए है भाई, इससे मिलो, ये सीए है। सो हाँ, बहुत रिस्पेक्ट लेकर आएगा ये प्रोफेशन। तो बस आप अपने ड्रीम को परस्यू करो, बी सीए, सीएस या कोई भी प्रोफेशन हो, बस आप डेडिकेटेडली उसके पीछे भागो। ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत फ्रेंड्स भी है जो अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स दे रहे हैं। आई हैव वन ऑफ माय फ्रेंड्स जिसने बहुत अटेम्प्ट्स दिए हैं, उसने गिव अप नहीं करा, एंड नाउ ही इज अ सीए। मतलब आई कैन से उसने 7 to 8 अटेम्प्ट्स दिए हैं, बट ही इज अ सीए नाउ गाइस। मतलब और उसकी वैल्यू आज भी वही है जो मेरी वैल्यू है। सो इट इज नहीं कि आपकी अटेम्प्ट से वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, इट इज द नेम विच गिव्स द वैल्यू, नॉट दी अटेम्प्ट। तो आप अपना इम्पोर्टेंस एंड अपनी सेल्फ वर्थ खुद ही रियलाइज करो एंड उस पे काम करो। Okay, Ishita, this was great. Congratulations and all the best. आप जो भी करें उसके लिए. And guys, if you have any questions, please reach out to Ishita on LinkedIn. I am sure आपको इस इंटरव्यू से of course help मिली होगी, but एक होता है ना कि आप किसी रैंक होल्डर को in person नहीं जानते हो. So I think Ishita is very approachable. बहुत ह्यूमन फील होता है उनके साथ. ऐसा नहीं लगता है कि कोई प्रिटेंस है. सो ऑल द बेस्ट इशिता, आप जो भी करो उसके लिए. आई एम श्योर, और ये जो भी वीडियो देख रहा है उसको भी, दे आर ऑल्सो श्योर कि यू विल ओनली डू वेल. सो थैंक थैंक यू अगेन आपके टाइम के लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन. यू, थैंक यू, सेम टू यू।